लास्ट वीडियो में हमने ये इक्वेशन 9 डिराइव की थी। cot θ/2 इज इक्वल टू 2b/k। k कोई कोफिशिएंट है और उसकी वैल्यू हमने बताई थी k इज इक्वल टू 2z1z2e²/4πε0 mv²। यहाँ पर थीटा क्या है? प्रकीर्णन कोण, और b कहलाता है इम्पैक्ट पैरामीटर या टक्कर प्राचाल, यानी नाभिक से अल्फा कण की न्यूनतम दूरी जब प्रकीर्णन नहीं हो रहा हो उस समय अगर कूलम फोर्स नहीं लगे तो नाभिक के जितने नज़दीक से अल्फा कण गुजरेगा वो डिस्टेंस कहलाती है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो आप इसी क्वेश्चन को देखिए, cot θ/2, जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे थीटा की वैल्यू cot θ/2 की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। जैसे साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे एंगल की वैल्यू तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी। टेन थीटा में थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन कॉट में उल्टा होता है, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे कॉट थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से समझें। जब इम्पैक्ट पैरामीटर b है, यानी नाभिक के से लंबवत दूरी b से जब अल्फा कण गुजरेगा तो उसका प्रकीर्णन कोण थीटा होगा। जैसे जैसे b का मान हम कम करते जाएंगे, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर कम करते जाएंगे, यानी नाभिक अल्फा कण नाभिक के नज़दीक से गुजरेगा। इस चित्र में जैसे मैंने बताया है, जब अल्फा कण, ये डैश लाइन है, b दूरी से गुजर रहा है उस समय प्रकीर्णन हो रहा है थीटा कोण से, ठीक है ना। तो जब इम्पैक्ट पैरामीटर b होगा तो प्रकीर्णन कोण थीटा होगा। जब इम्पैक्ट पैरामीटर b यानी टक्कर प्राचाल b से कम होगा, यानी ये दो लाइनें हैं जो, ये तो हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा, बिल्कुल नाभिक की सीध में है, इसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। तो इस डैश लाइन से ये सेकंड लाइन है जो ये वाली लाइन, तो इसमें जो इम्पैक्ट पैरामीटर है और b से कम हो जाएगा। तो जब b से कम होगा इम्पैक्ट पैरामीटर तो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड की वैल्यू पहले से कम हो जाएगी, यानी cot θ/2 की वैल्यू कम हो जाएगी। cot θ/2 की वैल्यू कम होने का मतलब है थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी प्रकीर्णन कोण बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे ही इस लाइन के लॉन्ग अल्फा पार्टिकल आया, यानी टक्कर प्राचाल हमारा b से जैसे ही कम हुआ प्रकीर्णन कोण बढ़ गया। ये यानी इस डैश लाइन से यहाँ तक का एंगल ये प्रकीर्णन कोण कहलाता है। आपतित दिशा, इंसिडेंट डायरेक्शन और प्रकीर्णन डायरेक्शन के बीच का कोण जो है वो प्रकीर्णन कोण कहलाता है। तो जैसे जैसे हम इम्पैक्ट पैरामीटर कम करते चले जाएंगे, यानी नाभिक अल्फा कण को नाभिक के और नज़दीक से गुजारेंगे, प्रकीर्णन कोण बढ़ता चला जाएगा। और जब ना अल्फा कण सीधा नाभिक से टक्कर करेगा, यानी हेड ऑन कोलिजन करेगा, तो इस दिशा में वो आएगा, हेड ऑन कोलिजन करेगा तो इसी दिशा में वापस लौट जाएगा। यानी जो हमारा स्कैटरिंग एंगल होगा प्रकीर्णन कोण वो कितना हो जाएगा, इस लाइन को आगे बढ़ा दो यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक यानी 180 डिग्री का प्रकीर्णन कोण हो जाएगा, केवल उस स्थिति में जब अल्फा कण सीधा नाभिक से टक्कर करेगा, यानी टक्कर प्राचाल का मान 0 हो जाए, यानी यहाँ 0 हो जाए, b का मान 0 होने पर cot θ/2 इज इक्वल टू 0, तो थीटा कितना हो जाएगा 180, cot 180 0 होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे b का मान कम होगा प्रकीर्णन कोण बढ़ता चला जाएगा। तो ये इक्वेशन ये प्रूव करती है कि वे अल्फा कण जिनका प्रकीर्णन कोण 0 और b के मध्य होगा, उन अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन होगा वो थीटा कोण या इससे अधिक कोण से होगा। क्लियर हो गया ये चीज़। इसी को मैंने यहाँ लिखा है इस पेज पर। ये समीकरण 9 है, ये समीकरण 9 है हमारा। तो समीकरण 9 से स्पष्ट है कि प्रकीर्णन कोण थीटा का मान
जितना अधिक होगा बी का मान उतना ही कम होगा। उल्टा भी कह सकते हैं, जैसे थीटा का मान बढ़ाते जाओ तो थीटा बढ़ाएंगे तो कॉट थीटा कम होगा, कॉट थीटा कम होगा तो के तो कांस्टेंट है तो बी का मान भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ कही है, जैसे जैसे थीटा का मान अधिक होगा बी का मान यानी टक्कर प्रचाल का मान उतना ही कम होता जाएगा। और अल्फा कण बी का मान कम होने का मतलब अल्फा कण नाभिक के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएगा, अल्फा कण उतने ही ज़्यादा नाभिक के नज़दीक पहुंच सकेंगे। अर्थात वे सभी अल्फा कण जिनका टक्कर प्राचाल शून्य और बी के मध्य है, यानी टक्कर प्राचाल कहाँ है, ये शून्य, ये जो लाइन है ये हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तो यहाँ पर टक्कर प्राचाल हो गया शून्य, और यहाँ ये डैश डैश लाइन है यहाँ पर टक्कर प्राचाल हो गया बी, क्योंकि ये वृत्त की स्पर्श रेखा मान लीजिए इसको, तो ये टक्कर प्राचाल हो गया बी। तो बी टक्कर प्राचाल है तो प्रकीर्णन कोण थीटा है, ये रहा, ये प्रकीर्णन, ये इधर प्रकीर्णन हो रहा है और प्रकीर्णन कोण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का एंगल यानी थीटा। जैसे जैसे हम बी का मान कम करेंगे टक्कर प्रचाल का मान कम करेंगे, अल्फा कण और नाभिक के नज़दीक लाएंगे, प्रकीर्णन कोण बढ़ता चला जाएगा। और जब हेड ऑन कोलिजन होगा उस स्थिति में प्रकीर्णन कोण सबसे अधिक होगा 180 डिग्री, अल्फा कण सीधा आएगा और इसी दिशा में वापस लौट जाएगा। तो जैसे जैसे बी का मान कम होगा थीटा का मान बढ़ता चला जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, अर्थात वे सभी अल्फा कण जिनका टक्कर प्राचाल शून्य से बी के मध्य है उनका प्रकीर्णन थीटा या इससे अधिक कोण से होगा। यानी शून्य, ये तो शून्य पर जो कण आ रहा है अल्फा कण उसका प्रकीर्णन 180 डिग्री से हो रहा है, और जो टक्कर प्रचाल बी पर आ रहा है उसका प्रकीर्णन थीटा से हो रहा है। तो जो प्रकीर्णन कोण है थीटा या उससे अधिक कोण से होगा जब टक्कर प्रचाल का मान शून्य और बी के मध्य रहेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर टक्कर प्रचाल का हम बी से अधिक कर दें, यानी ये जो लाइन है ये नाभिक से और ज़्यादा दूरी से गुजर रहा है तो टक्कर प्रचाल का मान बी से अधिक हो गया, तो इस केस में प्रकीर्णन इस डायरेक्शन होगा। अब ये जो एंगल है ये थीटा से कम हो गया, तो बी टक्कर प्रचाल का मान बी से अधिक होने पर प्रकीर्णन कोण थीटा से कम हो जाएगा। तो ये चीज लिखी है यहाँ पर। इसका तात्पर्य यह हुआ, अच्छा एक और चीज देखिए, ये नाभिक है हमारा इस वृत्त के सेंटर पर, और ये वृत्त की त्रिज्या मान है बी, तो ये क्षेत्रफल हो गया पाई बी स्क्वायर। अब जो भी अल्फा कण नाभिक को घेरे हुए इस क्षेत्रफल में आएगा तो उसका प्रकीर्णन कितने कोण पर होगा। अगर वो सीधा आएगा यहाँ नाभिक के हेड ऑन कोलिजन करेगा तो 180 डिग्री पर होगा। इस दिशा में बी इम्पैक्ट पैरामीटर आएगा तो थीटा से होगा, यानी थीटा और इसके मध्य प्रकीर्णन कोण होगा। यानी वो सभी अल्फा कण जो नाभिक को घेरे हुए पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल पर आपतित होंगे उनका सभी का प्रकीर्णन थीटा कोण या इससे अधिक कोण से होगा। ये चीज़ हमने यहाँ लिखी है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि कोई अल्फा कण नाभिक को घेरे हुए पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल की ओर अग्रसर हो रहा हो तो वह कितने कोण से प्रकीर्णित होगा, थीटा या अधिक कोण से, इससे थीटा से अधिक कोण से प्रकीर्णित होगा। ठीक है ना, ये चित्र में भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। जो भी अल्फा कण इस क्षेत्रफल में आएगा उसका प्रकीर्णन या तो थीटा कोण से होगा या उससे अधिक कोण से होगा, और इस क्षेत्रफल के बाहर से कोई अल्फा कण निकल जाएगा उसका प्रकीर्णन थीटा कोण से कम कोण से होगा। तो ये जो क्षेत्रफल है पाई बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम अन्योन्य क्रिया का अनुप्रस्थ काट। इस क्षेत्रफल को बोलते हैं हम अन्योन्य क्रिया का, इस पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल को अन्योन्य, जो अल्फा कण और नाभिक के बीच में जो अन्योन्य क्रिया हो रही है उस अन्योन्य क्रिया का ये अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन, अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन कहलाता है, और इसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं।
तो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया पाई बी स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है, क्रॉस सेक्शन का मतलब, क्रॉस सेक्शन का मान जितना ज़्यादा होगा यानी क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, और अल्फा कण की नाभिक से अन्योन्य क्रिया होने की प्रायिकता बढ़ जाएगी, उतना ही ज़्यादा संभावना होगी वो नाभिक से अन्योन्य क्रिया करे। तो अल्फा कणों का प्रकीर्णन अन्योन्य क्रिया के, जो अल्फा कण है नाभिक से जो हम टकरा रहे हैं, तो उनका जो नाभिक से वो अन्योन्य क्रिया करेंगे या नहीं करेंगे, वो दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं। एक तो ये अनुप्रस्थ काट पर, किसी अन्योन्य क्रिया की अनुप्रस्थ काट का मान जितना ज़्यादा होगा उस अन्योन्य क्रिया के होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा अन्योन्य क्रिया इस बात पर निर्भर करती है, अन्योन्य क्रिया का होना, कि जो हमारा टारगेट है, टारगेट क्या है, जो न्यूक्लियस है हमारा, तो न्यूक्लियस, अकेला न्यूक्लियस तो हम ले नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जिस न्यूक्लियस से हम अन्योन्य क्रिया कराते हैं तो उस धातु की एक पर्णिका लेते हैं, बहुत पतली पर्णिका, जिसकी जो मोटाई है बहुत कम होती है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के ऑर्डर की होती है। उस पर्णिका, मानी इतनी पतली पर्णिका मान लो कि पूरी पर्णिका में केवल एक एक नाभिक की लेयर है बस, मतलब नाभिक के आगे कोई दूसरा नाभिक नहीं है, एक पतली नाभिक की लेयर मान सकते हैं उसको। तो उस पर्णिका को हम स्टैंड पे लगा लेते हैं लंबवत, और एक डायरेक्शन से उस पर अल्फा कण आपतित करते हैं। तो अन्योन्य क्रिया, अल्फा कण और नाभिक के बीच पर अन्योन्य क्रिया इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस पर्णिका के इकाई क्षेत्रफल में कितने नाभिक हैं, यानी इकाई क्षेत्रफल में नाभिकों की संख्या पर भी निर्भर करेगी अन्योन्य क्रिया। जितने ज़्यादा नाभिक होंगे अन्योन्य क्रिया की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, जितने कम नाभिक होंगे अन्योन्य क्रिया की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो दो बातों पर ये अन्योन्य क्रिया निर्भर करती है, एक तो इस अनुप्रस्थ काट पर, अनुप्रस्थ काट किसी अभिक्रिया की कितनी है, जितनी ज़्यादा होगी अन्योन्य क्रिया होने की संभावना भी ज़्यादा होगी। और अन्योन्य क्रिया तो अल्फा कणों का प्रकीर्णन अन्योन्य क्रिया के अनुप्रस्थ काट, अन्योन्य क्रिया के अनुप्रस्थ काट के अलावा इस बात पर भी निर्भर करता है कि लक्ष्य के इकाई क्षेत्रफल में कितने नाभिक हैं, लक्ष्य के इकाई क्षेत्रफल में कितने नाभिक हैं। अब मान लीजिए जो हमने पर्णिका ली है, जो टारगेट हमने न्यूक्लियस लिया है, वो अकेला न्यूक्लियस नहीं ले सकते, एक पर्णिका लेते हैं हम बहुत पतली, और उसको स्टैंड में लंबवत खड़ी कर देते हैं, और एक साइड से उन पर अल्फा कणों की बमबारी करते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए इस पर्णिका के इकाई क्षेत्रफल में n नाभिक है, ठीक है, इकाई आयतन में नाभिकों की संख्या मान लीजिए n है। तो इकाई क्षेत्र, मान लो पर्णिका की मोटाई है t, तो इकाई क्षेत्रफल में नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। इकाई आयतन में नाभिकों की संख्या n है, तो आयतन कितना हो गया, इकाई 1, और पर्णिका की मोटाई हमने कितनी दी है, t। तो आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा मोटाई। पर्णिका में दो चीजें, एक तो क्षेत्रफल है उसका, उस पर्णिका की मोटाई t है, तो आयतन होगा क्षेत्रफल गुणा मोटाई, ये आयतन होगा, ठीक है ना। तो इकाई क्षेत्रफल गुणा मोटाई, ये इकाई आयतन मान लीजिए, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/t, 1/t क्षेत्रफल हुआ, ठीक है ना। और उसमें नाभिक कितने हैं, n, यानी 1/t क्षेत्रफल में नाभिकों की संख्या n, तो इकाई क्षेत्रफल में नाभिकों की संख्या बराबर n/1/t, तो t ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा ये nt। इकाई
इकाई टी मोटाई की पणिका की इकाई क्षेत्रफल में अगर n नाविक हैं तो उस पणिका के इकाई क्षेत्रफल में नाविकों की संख्या होगी nt। तो जो अल्फा कण प्रकीर्णित हो रहे हैं, मान लीजिए हमने पणिका पर n0 नाविक डाले, आपतित अल्फा कणों की संख्या है हमारी n0, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ अल्फा कण थीटा कोण से प्रकीर्णित होंगे, कुछ अल्फा कण थीटा कोण से कम कोण से प्रकीर्णित होंगे, कुछ अल्फा कण थीटा कोण से ज़्यादा कोण से प्रकीर्णित होंगे। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनका जो टक्कर प्राचाल है वो बी से कम है या बी से ज़्यादा है। बी या बी से कम होगा तो उनका प्रकीर्णन थीटा या उससे अधिक कोण से होगा, बी से ज़्यादा होने पर थीटा कोण से कम कोण से प्रकीर्णित होंगे। तो अगर आपतित अल्फा कणों की संख्या n0 है तो थीटा या इससे अधिक कोण से प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की जो प्रायिकता होगी वो टक्कर प्राचाल और इकाई क्षेत्रफल में नाविकों की संख्या के गुणनफल के बराबर होगी। ये F कहलाती प्रायिकता। वे अल्फा कण जिनका प्रकीर्णन थीटा या इससे अधिक कोण से होता है, ऐसे अल्फा कणों की जो प्रायिकता है, प्रकीर्णित होने की प्रायिकता, वो F बराबर पाई बी स्क्वायर nt। अब ये जो हमारा इक्वेशन 11 है, इसको ड्राइव करते समय दो चीज़ें हमने ध्यान में रखा गया है कि प्रकीर्णन एकाकी हो। यानी एकाकी का मतलब कि अल्फा कण जब आ रहा है तो पणिका से जब टकराएगा तो पहले एक नाविक से टकराएगा, अगर इसके आगे दूसरा नाविक हुआ तो उससे भी टकराएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पणिका इतनी पतली होनी चाहिए कि उसमें ये मान लीजिए एक नाविक की लेयर बनी हुई है, बस एक नाविक से टकराया पणिका के बाहर हो गया। इतनी पतली हमारी पणिका है, ठीक है ना। और जब अल्फा कण पणिका से गुजरेगा तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये मान के ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है। तो दो चीज़ों को माना गया है यहाँ पर। प्रकीर्णन एकाकी होता है, एकाकी मतलब एक अल्फा कण केवल एक नाविक से प्रकीर्णन करता है, अल्फा कण केवल एक नाविक से टकराता है या प्रकीर्णित होता है। दूसरा, पणिका इतनी पतली होती है कि इससे गुजरने पर अल्फा कण के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी पणिका की जो मोटाई है वो बहुत कम होती है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर की ऑर्डर की होती है। तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई करके हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब इसमें हम यहाँ जो b का मान हमने निकाला था, सॉरी cot θ/2 इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन थी cot θ/2 इज इक्वल टू 2b/k। तो b का मान कितना हो जाएगा, k को इधर लिया ऊपर, 2 को नीचे है, 1/2 k cot θ/2। b का मान हो जाएगा 1/2 k cot θ/2। इस वैल्यू को हम b की जगह पर यहाँ रख देंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ b स्क्वायर है तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा 1/4 पाई k स्क्वायर nt तो यही पाई पहले से ही है। और b का मान कितना था, 1/2 k cot θ/2, cot θ/2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, cot स्क्वायर θ/2। तो f की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई k स्क्वायर nt cot स्क्वायर θ/2। हमने केवल इस इक्वेशन नंबर 11 में b का मान रख दिया है। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। cot का डिफरेंशियल, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 cot θ/2, यहाँ आएगा 2 cot θ/2, फिर θ/2 है तो ये इसका एक 1/2 और आएगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। और फिर कॉट का डिफरेंशियल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर θ/2, ठीक है ना। तो माइनस को हमने यहाँ से इग्नोर कर दिया है, माइनस साइन को, क्योंकि ये माइनस साइन केवल ये शो करता है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी यानी प्रकीर्णन कोण बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी का मान कम होता जाएगा। यानी वे अल्फा कण जिनका प्रकीर्णन
180 डिग्री से होगा, यानी सीधे हेड ऑन कोलिजन करेंगे, उनकी संख्या सबसे कम होगी। ठीक है ना। तो ये माइनस साइन केवल ये शो करता है कि थीटा का मान बढ़ने पर प्रोबेबिलिटी का मान कम होता है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।